आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। शोषित वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करवाने के लिए आरक्षण के अतिरिक्त और क्या उपाय सुझाए जाने चाहिए, इस पे जो है कि अपना-अपना विचार दें। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि आरक्षण का मुद्दा क्यों आया? सबसे पहले संविधान के समय में क्या इसकी स्थिति थी और जो है कि 1990 में किस तरीके से वीपी सिंह की सरकार में जो है कि ओबीसी का कोटा लागू हुआ और 2022 में जो है कि 2022 से पहले ही 2020 के आसपास ये ईडब्ल्यूएस का जो है कि मुद्दा है। 2019 में ही शायद लागू हो गया था ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया है कि कितना 2019 में सर। 2019 में हुआ है सर। हाँ 2019 में ही 103वां 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है कि लागू हुआ और 2022 में उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है कि उस पर मुहर लगा दिया कि हाँ जो है कि ईडब्ल्यूएस का कोटा जो है कि वाजिब है और इंदिरा साहनीवाद जो था 1992 का उसको पलट दिया गया क्योंकि संविधान में ये इंदिरा साहनीवाद में सीलिंग लगाया गया था ना 50% से ज्यादा जो है कि आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो अगर आप आरक्षण को जोड़ेंगे तभी 50% से ज्यादा चल रहा है। तो संविधान में शोषित वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जो है कि सामाजिक आर्थिक रूप से जो सशक्त बनाने के लिए समानता का अधिकार के अंतर्गत जो है कि इस आरक्षण का प्रावधान किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 15 से जो है कि शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के संदर्भ में बात करता है, जबकि अनुच्छेद 16 जो है 16(4) के तहत सरकारी नौकरी में आरक्षण से संबंधित बात इसमें कही गई है। आपको पता है कि प्रारंभ में ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC/ST को आरक्षण का लाभ दिया गया था और इसका आर्थिक हैसियत बहुत कमजोर था और इसके बारे में आम सहमति थी कि हाँ, ये लोग जो है कि बहुत शोषित वंचित हैं, तो इसको आरक्षण के अवसर देने चाहिए। लेकिन उसके बाद जो है कि सामाजिक न्याय इनको मिला, बहुत हद तक तो इनको लाभ नहीं मिल पाया। फिर जो है कि धीरे-धीरे इस बात उठने लगी कि जो अत्यंत बैकवर्ड क्लास है, जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास, इसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो है कि ओबीसी आयोग का भी निर्माण किया गया काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में। उसके बाद जो है कि धीरे-धीरे इसका रिपोर्ट आने लगा। आपको पता है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी। उसको जो है कि उसको सिफारिशों को मंडल आयोग की सिफारिश को बीपी मंडल ये बिहार के ही थे, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप मंडल का नाम था। उसके उसके सिफारिशों को 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने जो है कि इनको लागू कर दिया था और इसके माध्यम से ओबीसी को भी 27% रिजर्वेशन दे दिया गया था। केंद्र के साथ साथ अधिकांश राज्यों में भी अपनी सेवाओं में ओबीसी आरक्षण दे दिया। जैसे कि होता क्या है, रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है जब कोई बिल पास होता है। तो जैसे केंद्र ने कोई बिल पास किया कि हाँ ओबीसी को हम 27% आरक्षण देने के लिए जा रहे हैं, तो उसी तरीके से राज्य को भी अपना एक बिल पारित करना पड़ता है कि हाँ हम अपने राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब 2019 में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण पारित हुआ था, तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण एक बार केंद्र सरकार में पास हुआ, उसके बाद जो है अलग-अलग राज्य सरकारों ने भी इसको पास किया था, जिसका जो है कि अलग-अलग राज्यों में कुछ समर्थन तो कुछ जो है कि विरोध की भी भावनाएं देखी गई थी। तो बीपी सिंह की सरकार ने 1990 में जो है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया गया था और इसमें जो है कि बहुत बवाल हुआ था। अगर आपको बहुत डिटेल में इसको देखने का मन हो कि किस-किस तरीके से ये काम किया था, तो प्रधानमंत्री सीरीज है एक, क्या कहते हैं, एबीपी न्यूज का, उसमें इसको बहुत डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से वो एक लड़का था, क्या तो नाम था, उन्होंने अपने शरीर में जो है कि आग लगा लिया था और उस समय आरक्षण संबंधित आंदोलन 1990 के दशक में बहुत ही ज्यादा हुआ था। दिल्ली में भी, आपको दिल्ली विश्वविद्यालय हो, जेएनयू हो या फिर और भी आसपास के जो क्षेत्र हों, उसके बाद गुजरात हो या फिर क्या कहते हैं आपको मध्य प्रदेश के भी क्षेत्रों में, राजस्थान के भी क्षेत्रों में आरक्षण के लेकर के इसमें बहुत सारे आंदोलन किए गए थे। बिहार के पटना यूनिवर्सिटी में भी इसका जो है कि बहुत माहौल देखने को मिला था। लेकिन आपको ये जो शरद यादव लोग हैं, ये लोग, चाहे आपका ये क्या कहते हैं जॉर्ज फर्नांडिस हैं, इन लोगों ये लोग क्लेम करते हैं कि हमने जो है कि इस पे बहुत काम किया सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने में। बाद में ये ऐसा पता चला कि जो है कि ये आरक्षण का मुद्दा जो है कि अपने सेवाओं में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए आरक्षण को वोट बैंक का मुद्दा बनाया गया। इसका जो है कि इसको वोट बैंक के रूप में जो है कि प्रबल माध्यम बनाया गया। कैसे? आप समझिए कि हमें अभी भी जो है कि लास्ट रिसेंट टाइम जो जनगणना हुआ है बिहार में, जाति आधारित गणना जो करवाया गया है, उसमें भी ये देखा जा रहा है कि किस जाति के कितने लोग हैं। ये तो ठीक है, सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, जो भी जातियां निम्न रूप से दबी हुई कुचली हैं, उसको समाज में अगर उस मुख्य धारा में लाना है तो उसको किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिव एक्शन लेकर के उनको समाज की मुख्य धारा में लाना ही पड़ेगा। लेकिन उसको वोट बैंक के रूप में यूज करना कि यादव हमारा, कुर्मी हमारा, तेली तुम्हारा, ये तो कतई रूप से सही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये आरक्षण का मुद्दा सिर्फ बिहार में ही नहीं है, बल्कि राजस्थान में जो है कि गुर्जर का आरक्षण को लेकर के मांग उठते रहता है, जबकि गुर्जर एक जो है कि प्रबुद्ध कम्युनिटी है राजस्थान की। हरियाणा में जो है कि जाट का आरक्षण का मुद्दा उठते रहता है। अभी हाल फिलहाल में जो है कि मराठा आरक्षण के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो राजनीतिक दल भी जो है कि इसके फायदे के लिए जो है क्या करते हैं, तो उस आरक्षण के मुद्दे को समर्थन दे देते हैं। उसके बाद गुजरात में भी इस तरीके से जो है कि पाटीदार आंदोलन चलते रहता है।
उसके बाद कुछ रेड्डियों का आंदोलन भी दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। ये सारे के सारे लोग इसलिए इसका आंदोलन देखने को मिलता है, और ये जितने भी जाति का मैंने नाम लिया अभी, इसमें से कोई भी जातियां जो है कि सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए नहीं है। ये लोग सामाजिक आर्थिक रूप से अच्छे हैसियत रखते हैं, उसके बाद भी जो है कि बार बार ये डिमांड करते रहते हैं कि हमको आरक्षण का मुद्दा मिलना चाहिए। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, हरियाणा में जाट आंदोलन है, राजस्थान में जो है कि गुर्जर आंदोलन है, उसके बाद महाराष्ट्र में जो है कि मराठा आंदोलन का मांग उठते रहता है, उसके बाद गुजरात में जो है कि पाटीदार अपने आरक्षण को लेकर के मांग उठाते रहते हैं। इस तरीके से आपको ये डाटा पता रहना चाहिए कि कई राजनीतिक दल जो है कि अगड़ी जातियों को वार्षिक 1000 पर आरक्षण दिलाने का बात कर रहे थे, जो कि ओबीसी के ये ईडब्ल्यूएस कोटा के माध्यम से अगड़ी जातियों की अब भारत में लगभग 99% लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है ईडब्ल्यूएस के आ जाने के बाद, क्योंकि कोई ना कोई जाति से ही बिलोंग करते हैं लोग। जब किसी ना किसी जाति से आप बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण मिल ही गया है। तो कोई भी आज के समय में आरक्षण से वंचित नहीं है, सबको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। कोई ऐसा जाति नहीं जिसको आरक्षण मिल नहीं रहा। ठीक है। उसके बाद जो है कि ऐसा मतलब कि बहुत लोग जो है कि आरक्षण का लाभ उठा करके सरकारी नौकरी के सेवाओं में गए, अपनी जगह को सुनिश्चित किया, और जो है कि उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी आया है। लेकिन बहुत सारी जातियां इस भेदभाव का शिकार रही, उसको आरक्षण का बहुत लाभ मिल नहीं पाया, उसका सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कोई बहुत विकास हो नहीं पाया। तो आरक्षण सिर्फ एक तरीका नहीं हो सकता। अगर किसी को सामाजिक आर्थिक दृष्टि से ऊपर उठाना है तो उसके लिए जो है कि अनेक भगीरथी प्रयास करने की जरूरत है, आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी, आरक्षण के अतिरिक्त भी कुछ उपाय किए जाना चाहिए, जैसे कि प्राथमिक स्तर पे जो शैक्षणिक गुणवत्ता है उसमें सुधार किया जाना चाहिए। अगर शिक्षा में आप सुधार कर देते हैं, प्राथमिक स्तर पे, मध्य स्तर पे और फिर उच्च स्तर पे भी, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा में सुधार करने के तरीके से ही आप समाज के बहुत सारे लोगों को ना चाहते हुए भी बहुत ऊपर लेके चले जाएंगे। एक तरीका है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कीजिए। इस तरीके से प्राथमिक विद्यालय खिचड़ी बांटने के लिए और हाई स्कूल, उच्च विद्यालय डिग्री बांटने के लिए मत बनाइए। वहाँ पे पढ़ाई होनी चाहिए, वहाँ पे रिसर्च होना चाहिए। आज ही हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, इसमें बताया गया कि दुनिया के टॉप 400 यूनिवर्सिटीज के रैंक में जो है कि भारत का कुछ ही यूनिवर्सिटी है। जैसे कि अमेरिका का 329 यूनिवर्सिटी है, तो चाइना का 327 यूनिवर्सिटी, सॉरी मतलब कि 150 करके कुछ यूनिवर्सिटी का लिस्ट था, ऐसे ही उसमें जो है कि संख्या थी। यानी कि अमेरिका और चाइना के लिस्ट यूनिवर्सिटी के लिस्टों की संख्या बहुत है, जो कि भारत में उस यूनिवर्सिटी के लिस्टों में जो कि बहुत कम संख्या है। आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी वगैरह उसमें अपना डाटा ही सबमिट नहीं करता है, बार बार कहता है कि वो लिस्ट जो है कि भेदभाव करती है। आप में क्वालिटी भी कितना बचा है वो भी तो देखने को मिलता है। 37% आईआईटी बेरोजगार घूमे फिर रहे हैं। इंडिया के टॉप सर 3 अभी में। रिसेंटली जो है इसमें 12वां स्थान है भारत का, उसमें भारत में जो ये जीता है, जो आईआईटी है वो बेंगलोर टॉप पे है। तो बहुत सारा रैंकिंग आता है जिसमें कि सब में शैक्षणिक स्थानों के जो है कि गुणवत्ता पे सवाल उठाए जाते हैं। उसका सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के साथ साथ जो है कि क्षेत्रीय पिछड़ेपन हो, आर्थिक पिछड़ेपन हो, लिंग आधारित भेदभाव है, इसको जो है कि इसके ग्रस्त लोगों को जो है कि समाज में ऊपर उठाने के लिए और भी अन्य जो सुविधाएं हैं, जो अन्य सरकारी लाभ हैं, अन्य सरकारी योजनाएं हैं, और इसके सिर्फ सरकार के स्तर पे नहीं बल्कि कॉर्पोरेट के स्तर पे और सामाजिक स्तर पे भी लोगों को काम करने को सकता है। वंचित शोषित वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके कौशल विकास करने की इसको पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। स्वरोजगार के कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए, और ऋण लेने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाना चाहिए, ताकि लोगों को पूंजी मिलेगा तभी तो वो बिजनेस भी कर पाएगा। स्वरोजगार कब करेगा? जब उनके पास पूंजी रहेगा। पूंजी ही नहीं रहेगा तो क्या ही स्वरोजगार करेगा। जनसंख्या नियंत्रण का भी उचित माहौल बनाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब शिक्षा रहती है, गरीबी रहती है, तो जनसंख्या वहाँ तेजी से बढ़ता है, तो उसको कम करने को हो सकता है। जागरूकता अभियान के माध्यम से जो है कि सरकार को प्रयास करना चाहिए। सरकारी कार्यक्रमों का लाभ उठा रहे हैं। टीवी चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है कि इसको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि सामाजिक जागरूकता आ सके। कृषि में नवाचार करना चाहिए, ताकि जो लोग कृषि से जुड़ते हैं उनको कृषि सिर्फ जो है कि एक जीवन निर्वाह का पद्धति ना बने, कृषि से लोगों को सच में लाभ हो, और जो है कि कृषि एक रोजगार, क्या कहते हैं, लाभ का सौदा हो। उसके लिए बहुत जरूरी है काम करने के लिए। जो जन वितरण प्रणाली है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसको लीकेज मुक्त बनाया जाना चाहिए। जीवन उपयोगी वस्तुओं को शामिल कीजिए, ताकि जो लोग बहुत गरीब हैं वो मतलब आरक्षण के नाम पे इधर उधर वोट देते रहते हैं, उसको सशक्त बनाइएगा। तभी तो जा करके वो, क्या कहते हैं, आपको समाज की मुख्य धारा में जोड़ेगा और देश का विकास होगा। व्यक्ति का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के मुद्दे को, राजनीति के मुद्दे को उछाल करके वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल करने से जो है कि समाज का कहीं भी उद्धार नहीं हो सकता है।